Class 6th, History, Chapter 2, From Hunting, Gathering to Growing Food, Part 2, Domestication. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. जो domestication है, ये नाम उस प्रोसेस को दिया गया है जिसमें लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं, पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अक्सर जिन पौधों और जानवरों को लोग पालते हैं वो जंगली पौधों और जंगली जानवरों से अलग होते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, जैसे वो पौधे या जानवर जो जल्दी बीमार ना पड़े, डिजीज के प्रोन ना हो, या फिर वो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं जिससे लार्ज साइज ग्रेन, ज्यादा अनाज पैदा हो और जिसके लॉन्ग स्टॉक्स हों। Stalks, it is the stem of plant. ये plant का stem होता है और ऐसे plants को वो लोग select करते हैं जिससे जो grains large size grain produce हों और जिनके strong stalks हों, ताकि वो जो पौधा है वो पके हुए अनाज के वेट को सह पाए। और इस तरह से ये जो सेलेक्टेड प्लांट्स जो डोमेस्टिकेशन के लिए चूज किए जाते हैं, उनके सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसे फ्यूचर में नए प्लांट्स बोने के लिए इस्तेमाल किया जा सके और उसको खाने के पर्पज से भी प्रिजर्व किया जाता है। कहने का मतलब अनाज जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो सीड्स हैं, जो अनाज हैं सेलेक्टेड प्लांट्स के, उनको सुरक्षित रख लिया जाता है। कुछ तो बीजों के इस्तेमाल बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए और बाकी खाने के लिए। इसी तरह से जानवरों में भी कुछ सेलेक्टेड जो एनिमल्स हैं वो डोमेस्टिकेशन के लिए चूज किए जाते हैं, स्पेशली जिनकी रियरिंग इजी होती है, जो इंसानों के लिए डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल में आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धीरे धीरे जो डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स थे ये वाइल्ड एनिमल और प्लांट से अलग हो गए। जैसे अगर ये आपका वाइल्ड एनिमल के जो आप टीथ, उनके जो दांत देखोगे, उनके सींग देखोगे, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल से अलग होते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं उनके सींग भी पॉइंटेड होते हैं, बड़े होते हैं, दांत भी पॉइंटेड होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि डोमेस्टिकेटेड एनिमल के जो टीथ होते हैं या जो उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो इतने लार्ज, उतने पॉइंटेड नहीं होते। डोमेस्टिकेशन जो जानवरों को पालना या फार्मिंग करना, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था जिसने दुनिया के कई हिस्सों में डोमेस्टिकेशन जो है वो शुरू हुआ, और ऐसा माना जाता है डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ लगभग 12,000 years ago। और इस तरह से वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो आज हम यूज करते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स को फूड के रूप में, ये डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट था। जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट है उसमें वीट एंड बार्ले आता है, और अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में शिप और गॉड आती है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अगर आप कोई भी पौधा लगाते हो, पौधा लगाने के लिए बीज डालते हो, तो आपको पता चलेगा कि बीज से पौधा बनने में कुछ समय लगता है, फिर पौधे को बड़े होने में समय लगता है, और फिर उसमें फल आने में
भी काफी समय लगता है, कई बार हफ्तों, महीनों और कुछ केसेस में सालों लग जाता है। जब इंसान ने प्लांट ग्रो करना, पौधों को उगाना शुरू किया होगा, तो इसका मतलब कि अब उन्हें एक जगह पर काफी लंबे समय तक रहना पड़ता होगा ताकि वो पौधों की देखभाल कर पाएं, समय समय पर उस पर पानी दे पाएं, वीडिंग कर पाएं, जो अननेसेसरी प्लांट उगाए हैं जो उनके ग्रोथ को चेक करते हैं उनको निकाल पाएं, या चिड़ियों और जानवरों को भगा पाएं ताकि वो चिड़िया या जानवर उस पौधे को खा ना जाए। और इसके बाद जब अनाज तैयार हो जाता है, अनाज पक जाता है, तो उस ग्रेन को केयरफुली प्रिजर्व भी किया जाता है यूज करने के लिए। इन सब को करने के लिए इंसान को एक जगह रहना पड़ा होगा। जैसा कि हमको पता है, ग्रेन को केयरफुली स्टोर किया जाता है फॉर बोथ फूड एंड सीड, खाने के लिए भी और फ्यूचर में एज अ सीड यूज करने के लिए भी। अब इंसानों ने इनको स्टोर करने के लिए क्या किया होगा? कई सारे एरियाज में इन्होंने लार्ज क्ले पॉट्स बनाने शुरू किए होंगे, या इन्होंने बास्केट्स, टोकरियां बनानी शुरू की होंगी, या फिर ग्राउंड में गड्ढे खोदकर उसमें प्लास्टर करके उसको एज अ ग्रेनरी इन्होंने यूज किया होगा फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। हम सबको पता है कि एनिमल्स नेचुरली कुछ समय के बाद बढ़ते हैं। जब जानवर बच्चे को जन्म देता है तो धीरे धीरे जानवरों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर इनकी ठीक से जानवरों की देखभाल की जाए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, तो वो हमारे लिए कई तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जैसे आपको पता है कि गाय है, भैंस है, बकरी है, तो इससे हमें मिल्क भी मिलता है। इसके अलावा मीट भी मिलता है। कुछ जानवरों को मीट के लिए जो है डोमेस्टिकेट किया जाता है। इसके अलावा ये हमने देखा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मीट के लिए, या जानवरों को और भी चीज के लिए डोमेस्टिकेट किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें, अपार्ट फ्रॉम फूड, जानवरों को किस लिए डोमेस्टिकेट किया जाता है? फॉर वुल। हमें जानवरों से, जैसे भेड़ से ऊन भी मिल सकता है, या फिर इन्हें ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी डोमेस्टिकेट किया जाता है। जैसे हाथी हुए, घोड़े हुए, बैलगाड़ी वगैरह बनाने के लिए बैल हुए, या खेती करने के लिए हमें हल चलाने के लिए बैल चाहिए। तो जो जानवर हैं उनका डोमेस्टिकेशन डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब कैसे पता चलता है कि सबसे पहले किसान कहाँ पे रहते थे? सबसे पहले जो हर्डर्स थे, वन हु डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो जो हर्डर्स, नॉमेडिक हर्डर्स थे, वो कहाँ पर रहते थे? आप मैप 2 हम लोगों ने जैसे देखा था कि ब्लू स्क्वायर्स में कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, एंड ये जो ब्लू स्क्वायर में जो प्लेसेस मार्क किए गए हैं, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के रहने के एविडेंस मिले हैं। तो हर्डर्स जो हैं या फार्मर्स, इनके रहने के जो एविडेंस हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट से, अलग अलग हिस्सों से या पूरे सब कॉन्टिनेंट से मिले हैं। कुछ सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट्स थे फार्मर्स एंड हर्डर्स के, ये नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे कश्मीर में है, ईस्ट में है और साउथ इंडिया में भी है। ये पता करने के लिए कि ये जो सेटलमेंट्स थे, क्या ये सेटलमेंट्स फार्मर्स के और हर्डर्स के थे, इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं ये प्लांट और एनिमल बोन्स जो वहां पर मिलते हैं एक्सकवेशन में, उनको स्टडी करते हैं। प्लांट रिमेन्स जो हैं वो रेयरली ही पाए गए हैं। वो तभी पाए गए हैं जबकि जो अनाज का दाना जल गया होगा, चाहे वो एक्सीडेंटली या पर्पसली, और जब ये चार्ट फॉर्म में ये ज्यादा
समय तक प्रिजर्व हो पाता है। और साइंटिस्ट को जब 4 ग्रेन्स मिले, जो जले हुए अनाज के दाने मिले, तो उनका साइंटिफिक एनालिसिस किया गया, कार्बन डेटिंग की गई, और इस तरह से आर्कियोबॉटनिस्ट के हेल्प से जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इनको स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि इनका इस्तेमाल कब हुआ होगा, इनको कब उगाया गया होगा। Archaeobotanists, they are the scholars who study ancient plant remain. तो इसी तरह से जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो आर्कियोजियोलॉजिस्ट की मदद से जो एनिमल के बोन्स को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं इनका डोमेस्टिकेशन, जो बोन्स हैं उसके स्टडी के बेसिस पे पता लगाते हैं कि उनका डोमेस्टिकेशन कब किया होगा या कितने साल ये पुराना ये बोन है। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें कुछ साइट्स पे झोपड़ियों के साक्ष्य, ट्रेसेस ऑफ हट्स, ट्रेसेस ऑफ हाउसेस भी मिले हैं, जैसे बुद्स होम, ये कश्मीर, प्रेजेंट डे कश्मीर में बुद्स होम, यहाँ पर जो कश्मीर के लोग थे, बुद्स होम के जो लोग थे, ये पिट हाउसेस बनाते थे, गड्ढे खोदते थे और गड्ढों का इस्तेमाल घरों के रूप में किया करते थे, और नीचे जाने के लिए इन गड्ढों में सीढ़ियां बनाई होती थी, जिनका इस्तेमाल नीचे जाने के लिए किया जाता था। ये जो पिट हाउसेस थे, ये वहाँ के लोगों को सर्दियों में या कोल्ड वेदर से शेल्टर प्रोवाइड किया करते होंगे, जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे भी प्रोटेक्शन दिया करते होंगे, बारिश से भी बचाते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट इनको कुकिंग हर्थ, खाना बनाने के चूल्हे भी, जो झोपड़ियां या हट के एविडेंस पाए गए हैं, वहां पर इन्हें कुकिंग हर्थ के एविडेंस भी मिले हैं, जो कि सजेस्ट करते हैं कि डिफरेंट वेदर में, जैसे गर्मियों में लोग खाना घर के बाहर बनाया करते थे और गर्मियों में खाना घर के बाहर बनाया करते थे और सर्दियों में घर के अंदर। स्टोन टूल्स भी कई सारे साइट से पाए गए हैं। इसमें जो स्टोन टूल्स पाए गए हैं वो अर्ली पैलियोलिथिक टूल से अलग हैं। जो इस समय जब इंसान ने खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, वो जो पीरियड है उसको नियोलिथिक पीरियड बोला जाता है। न्यू स्टोन एज पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, दैट इज ओल्ड स्टोन एज पीरियड। तो जो आपका नियोलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स हैं, दे वर द पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। अब जो स्टोन टूल्स थे उनको नुकीला बनाने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता था। फिर इसके अलावा इसमें वुडन या बोन हैंडल्स भी फिट किए जाते थे। कुछ इंपॉर्टेंट जो टूल्स इस समय मोटार्स एंड पेस्टल्स ये पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए या दूसरे प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए किया जाता था। हम सबको पता है मोटार्स एंड पेस्टल्स, इनका आज भी इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। तो हजारों साल पहले भी अगर उस तरह के एविडेंस मिले हैं तो इसका ये मतलब है कि उस समय जो लोग थे वो इनका इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए ही करते रहे होंगे। इस समय जो नियोलिथिक स्टोन एज पीरियड में पैलियोलिथिक स्टोन एज पीरियड के टूल्स भी बनाए जाते थे, उनको कंटिन्यू यूज भी किया जाता था। इस पीरियड में कुछ जो कुछ टूल्स थे वो बोन्स से भी, हड्डियों से भी बनाए जाते थे। न्यू स्टोन टूल्स, यहाँ पे देखो आप लोग, मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। कई तरह के जो मिट्टी के घड़े भी पाए गए हैं। इनमें जो कुछ अर्दन पॉट्स थे
उनको डेकोरेट भी किया गया है। इनका इस्तेमाल चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता होगा, चाहे वो पानी स्टोर करना या फिर फूड ग्रेन्स को स्टोर करना। इसके बाद लोगों ने पॉट्स को यूज करना शुरू किया खाना बनाने के लिए भी, स्पेशली चावल बनाने के लिए, व्हीट और लेंटिल्स बनाने के लिए। अब ये जो फूड ग्रेन्स थे ये ह्यूमन बीइंग के डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे और इसको पकाने के लिए पॉट्स का यूज किया जाता था। इसके अलावा इन्होंने कपड़ा बुनना भी शुरू कर दिया। इसके लिए कपड़ा बनाने के लिए वो कई तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते थे, जैसे कॉटन। अब जो ह्यूमन बीइंग अर्ली मैन थे उन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करना भी, कपास उगाना भी सीख लिया था। Did things change everywhere and all at once? क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या जो चीजें हैं एक साथ सब जगह पे चेंज हुई? ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे तो जो मेन और वुमेन थे वो अभी भी हंटिंग गैदरिंग में इन्वॉल्व थे, वो हंटिंग गैदरिंग के थ्रू फूड कलेक्ट करते थे, जबकि कुछ जगहों पर कुछ दूसरी जगहों पर इंसानों ने फार्मिंग और हर्डिंग जो है अडॉप्ट कर लिया था, खेती करना, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। और ऐसा करने में हजारों सालों का समय हुआ, ये कोई एक सडन चेंज नहीं है। कुछ केसेस में जो लोग थे ये दोनों एक्टिविटीज में या कुछ एक्टिविटीज किया करते थे सर्वाइवल के लिए। ये उनकी जो एक्टिविटीज थी वो सीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती थी। जैसे जो आपका रेनी सीजन है उसमें इन्होंने फिशिंग कर लिया, मछली पालना शुरू किया, या मछली को पकड़ के उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया, मछली मार के खाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर कुछ सीजन था जबकि वो हंटिंग में इन्वॉल्व हुए, और वही आपका जो रेनी सीजन था जबकि वाटर इजीली अवेलेबल था, लगभग उसके उसी पीरियड में ये शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है एक तरह से ये भी करना शुरू किया। तो कई बार लोग कई तरह की एक्टिविटीज को भी एक साथ किया करते थे। कौन सी एक्टिविटी करेंगे ये सीजन पे डिपेंड करता था कि कई बार वो हंटिंग में इन्वॉल्व है, कई बार गैदरिंग में इन्वॉल्व है, कई बार वो कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो खेती कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो फिशिंग में इन्वॉल्व हैं। A closer look, living and dying in मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये जो साइट है ये फर्टाइल प्लेन पर लोकेटेड है, बोलन पास के पास। नॉर्थ वेस्टर्न आपका जो एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे बोलन पास आप लोकेट करो, और वहां पे जो फर्टाइल प्लेन एरिया है यहाँ पर ये मेहरगढ़ साइट लोकेटेड है। ये जो साइट है ये ईरान जाने के इम्पोर्टेंट जो रूट्स हैं उस पे सिचुएटेड है। मेहरगढ़ शायद वो उन कुछ प्लेसेस में से एक रहा होगा जहां पर लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा। इन्होंने इसके बाद जो भेड़ और बकरी को भी पालना इसी एरिया में सीखा। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये उन प्रारंभिक गांव में से एक था जिनके बारे में हमारे पास जानकारी है। तो मेहरगढ़ साइट से कई सारे जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं। ना सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की हड्डियां पाई गई हैं, बल्कि कई बार यहाँ पर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल जैसे शिप और गोट की भी हड्डियां पाई गई हैं। वाइल्ड एनिमल्स में डियर एंड पिग की हड्डियां पाई गई हैं। और क्या पाया गया है मेहरगढ़ पे? यहाँ पे ये पाया गया है कि मेहरगढ़ में जो घर थे वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे, और हर घर में 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट कमरे हुआ करते थे। इसमें से कुछ कमरों का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी किया जाता होगा। ये एक जो हाउस है उसका इमेज है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ में जब लोग मर जाते थे
तो उनके जो रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, वो उस डेड पर्सन के लिए रिस्पेक्ट पे किया करते थे। कैसे पे किया करते थे? उनको रिस्पेक्टफुली बरी किया जाता था, रिस्पेक्टफुली दफनाया जाता था, और दफनाते समय वो उस इंसान के पसंद की चीजें या इस्तेमाल की चीजें भी उस इंसान की डेड बॉडी के साथ दफनाते थे। ये मेहरगढ़ का एक बरियल है, एक मेहरगढ़ का कब्र है। यहाँ पे आप देखोगे कि एक ह्यूमन स्केलेटन दिख रहा है आपको, उसके साथ ही ये आपको बकरियों के स्केलेटन भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि इस इंसान के साथ इसकी बकरियां भी दफनाई गई होंगी। तो मेहरगढ़ के लोग जो थे, उनका जो डेड बॉडीज के साथ उनके यूज की चीज को भी दफनाना, ये शो करता है कि दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। उनका विश्वास था कि जो डेड पर्सन है, जो मरा हुआ इंसान है, वो कभी जिंदा होगा। जब जिंदा होगा तो उसे कुछ चीजों की जरूरत होगी, और शायद उसके जरूरत की चीजों को उसके साथ उसके कब्र में दफना दिया जाता था। इस तरह से मेहरगढ़ में कई सारे बरियल साइट्स भी पाए गए हैं। एक केस जैसे हम लोगों ने देखा कि जो डेड पर्सन है उसके साथ उसकी जो बकरियां थी वो भी दफनाई गई थी, शायद इसलिए ताकि उस इंसान को दूसरी दुनिया में खाने की जरूरत पड़ेगी, भूख लगेगी, तो ये बकरियां उसको फूड प्रोवाइड करेंगी। एल्सवेयर केव पेंटिंग इन फ्रांस। तो यहाँ पे आप देखो, अगर फ्रांस आप लोग मैप में देखोगे, लोकेट करोगे, तो यहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई है। ये जो पेंटिंग है ये फ्रांस के एक केव की है, और ये जो पेंटिंग है ये लगभग 20,000 से 10,000 ईयर्स के बीच की है। इसमें इस पेंटिंग में ज्यादातर जो एनिमल्स ड्रॉ किए गए हैं, कौन से जानवर ड्रॉ किए गए हैं? आपका वाइल्ड हॉर्सेस, ऑर्क्स, older wild form of cattle, that after that bison, woolly, rhinoceros, reindeer, bear, ये जो जानवर हैं, ये जो एनिमल्स हैं, यहाँ पे तो आपके में 2 एनिमल्स पेंट हुए हैं। तो इस तरह से इस केव में अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनको पेंट किया गया है। एनिमल्स को ब्राइट कलर्स में पेंट किया गया है। तो ये आपका कलर्स जो हैं उस समय मिनरल से बनाए जाते थे, जैसे आयरन ओर या चारकोल, इनको यूज किया जाता था। किस लिए? कलर्स के लिए। ये भी पॉसिबल है कि ये जो पेंटिंग्स थी ये सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए की जाती हों, या ये भी पॉसिबल है कि स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए इन पेंटिंग्स को बनाया जाता हो। जैसे हम लोगों को पता है उस समय हंटर गैदरर्स, हंटर शिकारी लोग रहा करते थे, और वो शिकार पे जाने के पहले शायद इन पेंटिंग्स को बनाते होंगे, जो कि ये पेंटिंग्स जो है बनाना किस चीज को सिंबलाइज करता होगा? सक्सेसफुल हंट, कि अगर हम ये करके जाएंगे तो हमें जानवर मिलेंगे और हमारा जो हंट है वो सक्सेसफुल होगा, हम कई सारे जानवरों का शिकार कर पाएंगे। ये भी हो सकता है। स्कॉलर्स ने इंटरप्रिटेशन दिया है कि ये पेंटिंग इसलिए भी बनाई जाती हो क्योंकि उस समय तो स्क्रिप्ट या राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुआ था। तो कमिंग जनरेशन को, आने वाले अपने जो बच्चे हैं उनको हंटिंग टेक्निक सिखाने के लिए भी हो सकता है कि इन पेंटिंग्स को जो है अर्ली मैन बनाया करते रहे होंगे। A Neolithic site elsewhere. Find Turkey in your atlas. Atlas में टर्की, ये आप इसको फाइंड करो। ये जो टर्की है, यहाँ पर नियोलिथिक पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट साइट है, कैटल ह्यूक। यहाँ इस नियोलिथिक साइट में कई सारे जो चीजें हैं वो दूसरी जगहों से मंगाई जाती थी, जैसे फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कॉरीज फ्रॉम रेड सी, शेल फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, और इन सब का इस्तेमाल इस सेटलमेंट पे किया जाता था। कैसे पता है कि ये चीजें जो यहाँ पर मिली हैं
उन चीजों को दूसरी जगह से मंगाया जाता था, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं कि इन साइट्स पे ये चीजें दूसरी जगह से मंगाया जाता था, उस समय कोई बैलगाड़ी वगैरह जो है व्हील इन्वेंट नहीं हुआ था, बैलगाड़ी नहीं बनी थी, और इसीलिए जो चीजें जो हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम, चाहे वो ह्यूमन या गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम, चाहे सामान ले जाने के लिए या इंसान आने जाने के लिए जो यूज करते थे, क्या यूज करते थे, या पैदल वो चलते रहे होंगे या फिर जानवरों के पीछे सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते होंगे, या खुद जानवरों की पीठ पे बैठ के वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे।